हेलो माय डियर वॉरियर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में द पाथ ब्रेकर ग्रुप। माय नेम इज विजय मेहर एंड टुडे आई एम ब्रिंगिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो with of biology. It includes previous and expected questions in further competitive examinations. Okay, so now moving ahead and before starting this video, मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो प्रीवियस वीडियो देखो, जिसमें मैंने काफी सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू पर्सनालिटी मैंने डिस्कस किए थे और मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आने वाली वीडियो में उनको डिस्कस करूंगा। सो पहले हम इस वीडियो जो बायोलॉजी की वीडियो है पहले उनके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बाय द एंड ऑफ द वीडियो हम उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे विच आर रिलेटेड टू पर्सनालिटी एंड सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। Okay, so now moving ahead, no, without wasting much of the time, and let's jump in directly into this. ये हटे पर्दे हमारे, and the first question is the process of conversion of sugar into alcohol. मतलब शुगर से अल्कोहल के प्रोसेस में जो कन्वर्जन होता है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? एंड द राइट आंसर फ्रॉम एबीसीडी ऑप्शन इज फर्मेंटेशन। समझने की बात यह है कि फर्मेंटेशन क्या होता है। सो फर्मेंटेशन मींस अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस गेट्स ब्रेक डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। इंग्लिश में बोलें तो अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस breaks down into a simpler substance. तो it is done so that we digest the food easily. तो fermentation में क्या होता है, simpler substance में break down होने के बाद तो हमको digest करने में easy होता है, तो इसीलिए fermentation किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इसमें अदर ऑप्शंस अगर हम डिस्कस करें, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एज ऑलवेज, तो ऑप्शन ए बोलता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिससे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बाय विच मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, एयर में नाइट्रोजन गैस होती है, राइट? सो जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होती है एयर में वो कन्वर्ट होती है किसमें? अमोनिया में और अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स में जो होते हैं सॉइल में। तो जिससे सॉइल को हेल्प मिलती है, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं जो अमोनिया को फिक्स करते हैं और प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उसकी मदद करते हैं। ओके, ऑप्शन बी है इसमें मोल्डिंग। सो मोल्डिंग बेसिकली क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग बाय शेपिंग लिक्विड। लिक्विड होता है उसको एक मोल्ड होता है, मोल्ड में सारा लिक्विड डाल देते हैं और जो लिक्विड होता है वो मोल्ड का शेप ले लेता है। तो लिक्विड बेसिकली क्या हो जाता है? हार्ड सब्सटेंस बन जाता है और मोल्ड का शेप ले लेता है, तो उसको बोलते हैं मोल्डिंग। मतलब कि मोल्ड करना, आकार को अपने हिसाब से आकार देना, एक किसी चीज को, सब्सटेंस को अपने हिसाब से आकार देना। इन्फेक्शन आप लोगों को पता है, वेरी जनरल। सो द राइट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन विल बी फर्मेंटेशन। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक? एबीसीडी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो एंटीबायोटिक है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक होता है। अदर देन स्ट्रेप्टोमाइसिन, अगर एग्जाम में कभी आप लोगों को ये दिखे टेट्रासाइक्लिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन, तो ये सब क्या है? एंटीबायोटिक होते हैं। ओके, और बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करें, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं या सोडा ऐश भी बोलते हैं। और सोडियम कार्बोनेट का यूज कहां कहां पे होता है? ये होता है वाटर सॉफ्टनर के तौर पे या फिर स्विमिंग पूल में उसको क्लीन करने के तौर पे, ठीक है। और अल्कोहल एंटीबायोटिक तो नहीं बोलेंगे, ये एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज होता है, ठीक है। सो अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा अल्कोहल बस पीते जाओ तो वो एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करेगा, ऐसा नहीं है। ओके, क्योंकि उसमें स्प्रिट होती है थोड़ी सी, तो वो क्या करता है कि एक एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज हम उसको कर सकते हैं रादर देन एंटीबायोटिक। ओके, और ईस्ट तो बिल्कुल एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। ओके, बिकॉज इट्स अ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। सो गाइज, आज के इस चैनल में, सॉरी आज के इस वीडियो में जो इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इतनी सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। सो स्टे ट्यून्ड, ओके, and let's discuss further. Question number 3 is crossing two different plant varieties to obtain a new and a better variety is called. अब जैसे क्रॉसिंग,
क्रॉसिंग का मतलब क्या है? क्रॉसिंग मतलब होता है ब्रीडिंग, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे मान लो ब्रीड करा दिया दो अलग अलग प्लांट वैरायटीज को, मान लो प्लांट ए प्लांट बी, उन दोनों की अगर ब्रीडिंग करा दी, ठीक है, और क्यों कराई? ताकि हमें एक बेटर और एक नई वैरायटी मिले। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को, इस मेथड को, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या बोलेंगे, या ऑल ऑफ द बोलेंगे? राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इसको हम प्लांट ब्रीडिंग भी बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन मेथड भी बोलते हैं, और जेनेटिक मैनिपुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जब हम क्रॉसिंग करा देते हैं, ब्रीडिंग करा देते हैं प्लांट ए प्लांट बी के बीच में, अलग अलग वैरायटीज के जो हैं, तो जो एक नई वैरायटी इसमें से निकलती है ना, जो इसका प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है, बाय प्रोडक्ट जो इसमें निकलेगा, वो काफी ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी का होता है। इसीलिए हम क्रॉसिंग कराते हैं और ब्रीडिंग कराते हैं, ये रीजन होता है इसका। ओके, सो एबीसी जो ऑप्शन है उन तीनों का मतलब एक ही है। क्वेश्चन नंबर 4, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज, दो न्यूरॉन्स होते हैं, उनके बीच का जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं? एबीसीडी ऑप्शन में से बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा सिनैप्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक गैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक गैप। और ये जो गैप होता है, जो गैप है, ये बिटवीन एक्सन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, ठीक है, उसके बीच का जो ये गैप होता है उसको बोलते हैं सिनेप्टिक गैप, ठीक है। क्या बोला मैंने? गैप बिटवीन एक्सन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, जो उसके बीच का गैप है उसको क्या बोलते हैं? सिनैप्स या सिनेप्टिक गैप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम इसमें और इसके डीप में जाएं तो एक्सन क्या होता है? एक्सन बेसिकली होता है विच पासेस मैसेजेस और ट्रांसमिट सिग्नल्स। या तो वो मैसेज पास करेगा या फिर सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा, कहां? टू अदर न्यूरॉन्स और टू अदर सेल्स इन द बॉडी, ठीक है, वो होता है एक्सन। तो डेंड्राइट क्या करता है? डेंड्राइट करता है मैसेजेस को रिसीव करता है, सिग्नल्स को रिसीव करता है दूसरे न्यूरॉन्स से। तो डेंड्राइट हो गया जो मैसेज को रिसीव कर रहा है, एक्सन हो गया जो मैसेज को पास कर रहा है, ठीक है। अब हम न्यूरॉन न्यूरॉन काफी बोल रहे हैं। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज अ नर्व सेल विच ट्रांसमिट्स नर्व इंपल्सेस थ्रू द बॉडी। मतलब जैसे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमको कुछ किसने टच किया या टेस्ट हमने कुछ किया या फिर कोई पेन फील हुआ, किसने सुई चुभाई, तो हमें एक फील होता है, राइट, पूरे बॉडी को फील होता है। ऐसा तो नहीं होता अगर फिंगर में जो है सिर्फ फिंगर को, बाकी बॉडी को पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है शरीर में, ऐसा नहीं होता है। तो कंप्लीट बॉडी में जो हमें एक फील पैदा होता है वो कहां से होता है? न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है, क्योंकि जो नर्व सेल होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं नर्व इंपल्सेस को पूरी बॉडी में। ओके, तो न्यूरॉन इज अ नर्व सेल ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्सेस थ्रू आउट द बॉडी। ओके, बाकी माइटोकॉन्ड्रियन जो है, माइटोकॉन्ड्रियन का मतलब आप लोगों को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज कौन सा सेल? पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेम थिंग। सो नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट, हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, मैच द कॉलम। अब आप लोगों को क्या करना है, कॉलम ए दे रखा है जिसमें मैंने वायरस, लैक्टोबैसिलस, बैक्टीरिया, ये सब क्या? कॉलम ए, एंड अदर साइड इज कॉलम बी, बेकिंग ब्रेड, फिक्सिंग नाइट्रोजन। अब ये थोड़ा मिक्स मैच है। अब आप लोगों को पता लगाना है कि वायरस का रोल कहां पे आता है, लैक्टोबैसिलस का कहां पे आता है, तो आप लोगों को मैच करके आंसर बताना है। ओके, सो पॉज करके पहले आप ये तो उसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, मैं डिस्कस कर लेता हूं। वायरस क्या है बेसिकली? इसमें से अगर ऑप्शन अगर देखें तो उनके अकॉर्डिंग सही ऑप्शन क्या बैठेगा वायरस का? यहाँ पे कॉजिंग एड्स, राइट। सो अब एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स इज एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये क्या होता है? एक दूसरे से, हालांकि ये कम्युनिकेबल तो नहीं है, बट इफ लाइक यू नो समवन गेट्स अटैक्ड बाय अ यूज्ड सिरिंज या फिर कटी हुई ब्लेड, ठीक है, या समवन हु इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड, ठीक है, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है, समवन बाय हु इज ऑलरेडी एचआईवी एक्टिव, तो अगले पर्सन को भी क्या हो जाएगा? एड्स हो सकता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ वायरस। ओके, नेक्स्ट इज लैक्टोबैसिलस। अब लैक्टोबैसिलस क्या है यहाँ पे? बताओ किसके साथ यहाँ पे मैच होगा वो? सबसे पहले एक चीज ये समझ लेते हैं इसमें कि लैक्टोबैसिलस क्या है? लैक्टोबैसिलस आर अ पार्ट ऑफ लैक्टिक एसिड। ओके, एंड ये क्या करता है? सेटिंग कर्ड, ठीक है, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, सेटिंग कर्ड। अब होगा कैसे? लैक्टिक एसिड क्या है? इट्स अ बैक्टीरिया ग्रुप एंड दे कन्वर्ट शुगर टू लैक्टिक एसिड। ये शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है।
मतलब कि कर्ड बनती है कौन सी प्रोसेस से? कर्ड बनती है फर्मेंटेशन से। और फर्मेंटेशन किसके? फर्मेंटेशन ऑफ द लैक्टोज इन मिल्क। मिल्क में क्या होता है? लैक्टोज जो होता है उसको फर्मेंटेशन करते हैं। जैसे कि जब दूध फट जाता है तो फिर उसके बाद वो क्या बनता है? दही, राइट। तो ये इसमें क्या हो रहा है? फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, राइट। सो नेक्स्ट इज, सो लैक्टोबैसिलस हो गया आपका सेटिंग कर्ड। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, बैक्टीरिया कॉज इज कॉलरा, ओके। अब कॉलरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, और इससे होता क्या है? जब कॉलरा किसी को होता है तो इट लीड्स टू सीवियर वाटरी डायरिया, ठीक है। तो बहुत ही खतरनाक इसमें प्रॉब्लम है, और डायरिया होता है बहुत ज्यादा, पानी पानी पूरा निकलता है। जब वॉशरूम आप जाते रहोगे, अब बॉडी से अगर पूरा पानी निकल रहा है तो उससे क्या हो जाएगा शरीर में? डिहाइड्रेशन, राइट। और डिहाइड्रेशन इसमें इतना ज्यादा हो जाता है कि इवन इट कैन कॉज डेथ इफ नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम, ओके। अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया तो इससे डेथ भी हो सकती है। एंड ये होता कैसे है? इट इज कॉज्ड बाय ईटिंग कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर। अगर आप कोई साफ चीज नहीं खाओगे, साफ पानी नहीं पियोगे, तो उससे क्या हो जाता है? कॉलरा हो जाता है। सो प्लीज टेक केयर, आप जो भी खाना खाएं, जो भी जैसा भी पानी पिए, वो बिल्कुल साफ हो, ओके। नेक्स्ट इज ईस्ट। अब ईस्ट क्या है यहाँ पे? इसका सही ऑप्शन होगा बेकिंग ब्रेड, जिसको हम बोलते हैं बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें इट यूजेस शुगर एंड ऑक्सीजन इन डो। डो क्या है? गूंदा हुआ आटा, ठीक है। आटा गूंदते हैं जो, तो उसमें क्या करते हैं? वी यूज शुगर एंड ऑक्सीजन इन डो, जिससे कि ईस्ट सेल्स जो होते हैं वो और ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ईस्ट सेल्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डो को क्या करती है? थोड़ा सा हल्का राइज कर देती है, विच गिव्स द ब्रेड अ लाइट एंड स्पॉन्जी टेक्सचर। देखा है आपने, जैसे जो बन होता है, बन थोड़ा फूला हुआ होता है, राइट। तो उसमें क्या है, जब हम शुगर एंड ऑक्सीजन मिला देते हैं डव में, तो उससे ईस्ट सेल्स काफी ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें प्रोड्यूस होती है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो उसके साइज को थोड़ा सा उठा देती है, फुला देती है और थोड़ा सा उसके वेट को लाइट कर देती है और स्पॉन्जी बना देती है। तभी तो बन इतने स्पॉन्जी होते हैं। तो उसके पीछे ये रीजन है, ईस्ट, ओके। नेक्स्ट इज राइजोबियम। अब राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम फिक्सेस द नाइट्रोजन। और राइजोबियम क्या है? राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। कहां पे पाया जाता है? इट इज अ बैक्टीरिया फाउंड इन सॉइल एंड विच हेल्प्स इन फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। और लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स भी एक इस टाइप के क्रॉप्स होते हैं, जैसे सोयाबीन है, बीन्स हैं, ये इस टाइप के क्रॉप्स होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। और जैसे ही एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको लेके जब उसे फिक्स करते हैं, उससे क्या होता है? उससे जो क्रॉप्स हैं उनकी जो डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, उसमें उनको हेल्प मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर गुड फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑलराइट। सो राइजोबियम फिक्सिंग नाइट्रोजन। और नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th, प्रोटोजोन। अब प्रोटोजोन क्या है? इट कॉजेज मलेरिया, ठीक है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ पैरासाइट कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम। तो प्रोटोजोन क्या है और ये कैसे फैलता है? ये भी, इसका भी सेम वही फंडा है कॉलरा वाला, कि अगर आप कंटामिनेटेड फूड खा रहे हो, अनक्लीन फूड खा रहे हो, या फिर अनक्लीन वाटर पी रहे हो, तो उससे क्या होगा? आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? इफेक्ट हो जाएगा। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या? आपका इम्यून सिस्टम में गड़बड़ आ रही है। तो इम्यून सिस्टम अगर गड़बड़ है तो खाना पचाने में दिक्कत आएगी। और अभी जैसे एज यू नो, लाइक द कोरोना इज आउट देयर इन दी एनवायरमेंट, और पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड बाय कोरोना। तो बेसिकली इसमें अगर हम देखें कि जो पीपल आर गेटिंग इफेक्टेड, वो कौन है? जिनका इम्यून सिस्टम, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा वीक है, ठीक है। सो दे हैव अ वेरी हाई चांसेस ऑफ गेटिंग अफेक्टेड बाय दी कोरोना, ओके। सो इसमें प्रोटोजोन क्या हो गया? इसमें प्रोटोजोन का क्या है इसमें रोल? कॉजिंग मलेरिया, ओके। सो नेक्स्ट इज लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स क्या होते हैं? लाइसोसोम्स हमने बचपन में भी पढ़ा हुआ है। लाइसोसोम्स, एक चीज याद रहती थी हमें कि लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज
इट डाइजेस्ट्स देयर ओन सेल्स। तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, अपने सेल्स को डाइजेस्ट कर देते हैं, इसीलिए उनको सुसाइडल बैग्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सुसाइड मतलब क्या होता है, सुसाइड मतलब कि अपनी जान लेना। तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, खुद के सेल्स को डाइजेस्ट कर देते हैं, खत्म हो जाते हैं। ओके, इसीलिए उनको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्या करते हैं, राइबोसोम्स सिंथेसाइज द प्रोटीन। सिंथेसाइज द प्रोटीन मतलब इट मेक्स प्रोटीन। ओके, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, राइबोसोम्स किस में प्रेजेंट होते हैं, कौन से सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं या प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक सेल्स एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। मूविंग हेड टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट को हम किसकी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था। सो ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिए हुए हैं एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अल्कोहल। ओके, और इसमें क्या होता है, इसमें कौन सी प्रोसेस यूज होती है, इसमें यूज होती है फर्मेंटेशन। ओके, फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच ईस्ट कन्वर्ट्स द ग्लूकोज। इसमें ईस्ट क्या करता है, ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो ईस्ट अगर आपने देखो कभी भी ईस्ट का अगर रिलेटेड आया तो दो चीज तो आपको पता होनी चाहिए, अल्कोहल प्लस फर्मेंटेशन। ठीक है, ये जनरली मतलब आ जाता है। तो ऑप्शन में इधर फर्मेंटेशन की बात हो रही होगी या तो ग्लूकोज अल्कोहल की बात हो रही होगी, तो ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट इज the most common carrier of communicable diseases is the most common carrier of communicable disease। ऑप्शन एबीसीडी में से क्या होगा, क्या लग रहा है आपको, कम्युनिकेबल डिजीज कौन सा हो सकता है, चींटी हो सकती है कम्युनिकेबल डिजीज। थोड़ा सा मतलब देखो, कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम सॉल्व करने के लिए ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप उसे सॉल्व कर पाओगे। अगर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी अगर यूज करोगे ना, तो कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे ऑड वन आउट। अब इसमें से आप देखो कि ऑड क्या है, ऑड वन आउट ऑप्शंस को हटाते हैं। अब चींटी कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है, नहीं। ठीक है, स्पाइडर नहीं। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई। अब ये ड्रैगन फ्लाई और हाउस फ्लाई में दो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, जिसको नहीं पता कि ड्रैगन फ्लाई क्या होता है। बचपन में याद है आप लोग एक कीड़े को बोलते थे, फ्लाई जो होती थी उसको बोलते थे हेलीकॉप्टर, जिसके पीछे हम रस्सी बांध देते थे फिर उड़ाते थे उसको, राइट। तो वो क्या होता है, ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, बट ड्रैगन फ्लाई इज नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, वो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल नहीं होता है। तो एक ऑप्शन इसमें बचा, वो है हाउस फ्लाई, जिसको बोलते हैं मक्खी। अब मक्खी यहाँ वहां भी पूरे हर जगह भनकती है। ठीक है, और जितना भी वेस्ट होता है उसमें भी भनकती है, तो क्या पता वहां से कहीं इन्फेक्टेड जगह से वो आई हो और उसके बाद अगर हमारे ऊपर बैठ गई है, घर पे किसी खाने के ऊपर बैठ गई, आपने देखा नहीं और वो खा लिया, तो क्या आप क्या हो जाओगे उससे, वो जो प्रॉब्लम है, डिजीज है, वो आपको भी हो सकती है। ओके, सो द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज हाउस फ्लाई, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 इज द ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ। आप जैसा आपने जब मैंने डिस्कस किया, जो ब्रेड होता है और जो इडली होती है, आपने देखे हैं फूली फूली होती है, तो वो क्यों होती है, ऑप्शन एबीसीडी में से इसका राइट आंसर होगा ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स। उसमें जो ईस्ट के जो सेल्स होते हैं ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें से रिलीज होती है। सो ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड वो थोड़ा सा फूल जाता है, राइज हो जाता है और थोड़ा स्पॉन्जी भी हो जाता है। ओके, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स। ओके, नेक्स्ट इज asexual reproduction takes place through budding in। asexual reproduction थ्रू बडिंग वो किस में होता है, एबीसीडी ऑप्शंस में से, डी तो चलो हटा दो, नन बोल रहा है, तो क्या एबीसी इसका कुछ इसमें से सही ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ईस्ट। क्योंकि ईस्ट क्या है, ईस्ट एक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये इट मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ, ये अपनी ही कॉपी निकाल देता है, क्यों, बिकॉज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ रिप्रोडक्शन व्हिच इज डन विदाउट सेक्स। ओके, तो इसमें अपनी ही कॉपी रिप्रोड्यूस होती है। ठीक है, खुद से रिप्रोडक्शन होता है। ओके, मेक अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ। तो ईस्ट क्या करता है, खुद की कॉपी अपने सेल्स की, अपने मल्टीपल फिजन्स कर देता है वो, और भी ज्यादा काफी सारे ईस्ट सेल्स प्रोड्यूस कर देता है, इसलिए वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू बडिंग। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन चारों ऑप्शंस में से ए बी सी डी, यूट्रस, सर्विक्स, क्लिटोरिस एंड स्क्रॉटम,
इसमें से कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है? ओके, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बिकॉज स्क्रॉटम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, बेसिकली स्क्रॉटम is a pouch of skin which contains the testicles. Okay, so it is not a part of female reproductive system. Okay, so moving ahead to the next part, that is match the column, part 2. अब 18 to 25 आपको कौन सा अमीबा किससे रिलेटेड है, मलेरिया पैरासाइट किससे रिलेटेड है, ये आपको थोड़ा सा इसमें चेक करके बताना है. ओके, पॉज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं आगे डिस्कस कर लेता हूं. ओके, इफ आई टॉक अबाउट अमीबा में क्या होता है? अमीबा में होता है बाइनरी फिजन. ओके, विच मीन्स द फुली ग्रोन पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू टू हाफ्स. एक फुली ग्रोन पेरेंट सेल होता है जो अब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है और क्या करता है, टू न्यू डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, सो बाइनरी फिजन को अगर कहें तो बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, क्या चीज हो गई? अमीबा में क्या क्या चीज याद रखोगे? अमीबा में बाइनरी फिजन याद रखोगे और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद रखोगे. ठीक है, पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है टू इक्वल हाफ डॉटर सेल्स में. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना. नेक्स्ट इज मलेरियल पैरासाइट. मलेरियल पैरासाइट में क्या होता है? मल्टीपल फिजन होते हैं. ठीक है, मलेरियल पैरासाइट में क्या होता है? मल्टीपल फिजन. और मलेरियल पैरासाइट क्या करता है? इट डिवाइड्स इनटू इक्वल डॉटर सेल्स. सबसे पहले मलेरियल पैरासाइट भी इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, लेकिन वो वहीं पे नहीं रुकता, वो फर्दर गेट्स डिवाइडेड. ठीक है, इट फर्दर गेट्स डिवाइडेड एंड इट फॉलोज द प्रोसेस. वो ऐसे मल्टीपली उसमें फिजन होते रहते हैं. ठीक है, वो फर्दर डिवाइडेड होता रहता है. तो मलेरिया से क्या रिलेटेड हो गया? मल्टीपल फिजन. ओके, एम फॉर मलेरिया, एम फॉर मल्टीपल फिजन. ठीक है, अब टेस्टिस इज रिलेटेड टू विच ऑप्शन हियर? सो अगर टेस्टिस की यहां पे बात करना है, इट प्रोड्यूसेस अ हार्मोन विच इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरॉन. ओके, सो टेस्टोस्टेरॉन. ओवरी produces a hormone called estrogen. Okay, then adrenal produces a hormone which is called adrenaline. Okay, then thyroid glands, thyroid से समझ आ रहा है? thyroid thyroxine. Okay, thyroid thyroxine. So thyroid glands produces a hormone called thyroxine. Then pituitary gland produces a hormone called FSH. FSH is follicle stimulating hormone. ठीक है, follicle stimulating hormone. तो ये हो गया FSH, पिट्यूटरी FSH. पेनक्रियाज, ये तो वेरी कॉमन पता ही होता है. पेनक्रियाज प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन. ओके, सो ये हो गया. नाउ मूविंग हेड टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? ऑप्शन ABCD में से कौन सा हार्मोन प्लांट हार्मोन है? इंसुलिन क्या इसमें से प्लांट हार्मोन है? नहीं है. मेलाटोनिन बिल्कुल नहीं है. थायराइड बिल्कुल नहीं है. तो देखो ऑड वन आउट यहां पे हो रहा है, हम ऑड वन आउट कर रहे हैं बिकॉज ऑल आर रिलेटेड टू ह्यूमंस, राइट? सो ऑप्शन नंबर बी जो है साइटोकाइनेंस. सो साइटोकाइनेंस इज अ प्लांट हार्मोन. ओके, एंड साइटोकाइनेंस इज इन्वॉल्वड इन सेल डिवीजन. ठीक है, तो साइटोकाइनेंस, सी फॉर साइटोकाइनेंस, सी फॉर सेल डिवीजन. तो ये बात ध्यान रखना. नेक्स्ट इज मिल्श एनिमल्स आर ऑल्सो नोन एज. मिल्श एनिमल्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ABCD में से. तो मिल्क एनिमल्स को हम बोलते हैं डेयरी एनिमल्स या फिर फीमेल एनिमल्स या फिर मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स. ठीक है, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है. ठीक है, तो ये सब क्या है? ये है मिल्क एनिमल्स जो दूध देती हैं. ओके, या जिनको हम बोलते हैं डेयरी एनिमल्स. ड्रॉट एनिमल्स क्या होते हैं? जो मेल एनिमल्स हैं. ठीक है, जैसे घोड़ा है, ठीक है, गधा है, या जो भी इनके बैल है, मतलब जो भी मेल उसमें एनिमल्स हैं उनको बोलते हैं ड्रॉट एनिमल्स. डेयरी एनिमल्स हो गए मिल्क एनिमल्स. ओके, मीट प्रोड्यूसिंग एनिमल्स अब जो खाता है भाई, उसमें आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट पार्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. विच प्रोटीन इज मोस्टली प्रेजेंट इन द फॉलोइंग? ऑप्शन ABCD दिए हैं. अब जैसे राइस एंड पोटैटो में वैसे यहाँ पे ना प्रोटीन की जगह यहाँ पे होना चाहिए न्यूट्रिएंट. ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, प्रोटीन की जगह इसको यहाँ पे लिख देते हैं न्यूट्रिएंट. ठीक है, ठीक है, तो विच न्यूट्रिएंट इज मोस्टली प्रेजेंट इन द फॉलोइंग?
तो राइस एंड पोटैटो में कौन सा न्यूट्रिएंट होता है? राइस एंड पोटैटो में होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का शॉर्ट फॉर्म होता है कार्ब्स। ठीक है, हम तो कार्ब्स भी बोल सकते हैं, बट बस पता होना चाहिए आप लोगों को कि कार्बोहाइड्रेट्स को कार्ब्स बोलते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी, होल ग्रेन्स एंड फ्रेश फ्रूट्स। होल ग्रेन्स एंड फ्रेश फ्रूट्स में कौन सा प्रोटीन होगा? फाइबर। पल्सेस एंड फिश, पल्सेस एंड फिश में होगा प्रोटीन। बटर एंड ग्राउंडनट, बटर एंड ग्राउंडनट में होता है स्टार्च। ऑल क्लियर? क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ देम आर प्लांट फाइबर्स? एबीसीडी में से कौन सा प्लांट फाइबर है? इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी, कॉटन एंड जूट आर प्लांट फाइबर्स। तो बाकी क्या है? तो सिल्क एंड वूल है एनिमल फाइबर्स, नाइलॉन एंड पॉलिएस्टर है सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 इज अमीनो एसिड इज प्रेजेंट इन। अमीनो एसिड किस में प्रेजेंट होता है? देखो होता क्या है ना कि कार्बोहाइड्रेट्स, मैं चारों के बारे में बात करता हूं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड स्टार्च व्हेन दे आर डाइजेस्टेड इन द इंटेस्टाइन, ठीक है, जब ये इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं तो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू देयर बेसिक यूनिट्स। तो ये अपने बेसिक यूनिट्स में ना ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और वो बेसिक यूनिट्स क्या हैं उसके बारे में बताते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होता है शुगर में, ठीक है, और प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड में। तो 38 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन्स। और फैट्स गेट्स ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। स्टार्च गेट्स ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज। All right, so guys, here we come up with the end of this video, but it's not over yet. अब हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिए हुए थे और आप लोगों से बोला था कि इसको सॉल्व करना है। एंड चलो हम डिस्कस भी कर लेते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, बिल्कुल, एवरीवन हैज इट्स ओन पर्सपेक्टिव, राइट। अब हम इसमें अगर बात करें कि क्वेश्चन नंबर 11 था प्रीवियस वीडियो में, एंड गाइज whosoever has not watched that video, so इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो वहां पे आप क्लिक करके पहले आप उस वीडियो को देखना। जब उसमें आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे फिर आप यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन आप सुन लेना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 था वहां पे कि स्पीक फॉर 1 मिनट अबाउट योरसेल्फ। ओके, तो अगर आप 60 सेकेंड्स के लिए अगर आप अपने बारे में ही नहीं बोल पाओगे, तो अगर आप लोगों से कोई इंटरनेशनल टॉपिक या कोई नेशनल टॉपिक दे दिया तो उसके बारे में आप कैसे बोल पाओगे? अब ये चीजें कैसे होंगी? इट इज गोना हैपन बाय डूइंग प्रैक्टिस, ठीक है। तो अब इसकी आदत सबसे पहले या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ के डालो, ठीक है, या कोई भी आपकी जो इंटरेस्टिंग चीज है, फॉर एग्जांपल मैगजीन है या कोई कुछ भी चीज, ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, आप वहां से स्टार्ट करो, ठीक है। एंड धीरे धीरे जब आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा तो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, उसके बाद आप सामने देख के आप जो भी है प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां से इट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। नेक्स्ट वाज राइट 3 वीकनेसेस और एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। अब अगर आपको कोई बोलता है कि व्हाट आर योर वीकनेसेस, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपने अंदर से खोद खोद के निकाल रहे हो कि भाई मेरे अंदर क्या कमजोरी है, मेरे अंदर क्या वीकनेस है, जरूरी नहीं है। और इसको वीकनेस देना इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड, ठीक है। आप कभी ये मत बोलना कि दिस इज अ वीकनेस इन मी, ये बोलो कि देयर इज अ पार्ट इन मी विच आई वांट टू इंप्रूव, ठीक है। बिकॉज देखो वर्ड्स चूज करने का बहुत फर्क पड़ता है, ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी जो होती है ना बहुत अलग तरीके से वर्क करती है, ठीक है। तो कभी भी अपने आप को नेगेटिव चीज नहीं बोलना है कि यार मैं तो इससे कमजोर हूं, मैं ये अब नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। मैं कर सकती हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं कर सकता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, बट लेकिन वो चीज हो जाएगा। ओके, सो देर आर एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट ऑलवेज। तो एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है वो आप लोगों को पता होने चाहिए, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट यू, ठीक है। मेरे को पर्सनली आप लोगों के बारे में नहीं पता, तो मैं नहीं कह सकता हूँ, राइट। तो अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो अर्लियर आई यूज्ड टू face a lot of confidence issues, public speaking issues, but since I realized कि I want to improve on that part, I started taking initiatives. I started participating in college activities. I started participating I became an organizing committee member, and तो ऐसे मैंने इनिशिएटिव्स लेते रहा और I built up my confidence and I worked on my knowledge, so it helped me really a lot. Okay, तो ये चीजें कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो आप ले सकते हो। ओके,
Next is what is question number 13th. What is your goal and what steps you are taking to achieve your goal? This is really very important. ठीक है, जैसे कहते हैं ना, अ ड्रीम इज समथिंग विच डजंट लेट यू स्लीप. ड्रीम क्या है? गोल वो है जो आपको सोने नहीं देता. दिस इज वेरी राइट. क्योंकि आप लोगों को ये होता है कि कब अगला दिन स्टार्ट होगा और कब मैं दोबारा से अपने गोल की तरफ, अपने गोल को पूरा करने के लिए आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी. राइट. सो अब उस गोल तो आपने सेट कर लिया कि मेरे को ये चीज बनना है अपनी लाइफ में, यहां तक पहुंचना है. लेकिन सिर्फ गोल डिसाइड करने से या बोलने से क्या चीज वो आप लोगों को मिल जाएगा? नहीं मिलेगा. राइट. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू टेक स्टेप्स, यू हैव टू टेक द एक्शंस. और जब तक एक्शंस नहीं लोगे तब तक वो तो होने से रहा, भूल जाओ. ठीक है, सिर्फ बोलने से अगर काम हो जाता तो फिर हर कोई अचीवर ही होता. राइट. एवरीवन इज गोइंग टू बी विनर, बट यू ऑल कैन बी अ विनर इफ यू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस. अगर आप एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे सो यू ऑल आर गोइंग टू बी विनर. जो आपने सोचा है वो आप लोगों को मिलेगा, डेफिनेटली, नो डाउट इन दैट. ओके. सो स्टेप्स डिसाइड करो, एक्शंस डिसाइड करो, क्या आप लोगों को करना है, कैसे करना है, इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दैट इज इट. नाउ अब क्वेश्चंस आते हैं सिचुएशंस रिएक्शन टेस्ट. मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया, क्वेश्चन नंबर 14. यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, व्हाट डू यू सी? अगर आप अपने शीशे के सामने खड़े हैं और आप लोगों को क्या दिखता है? अब यहां पे ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया था ताकि आप ये देखने के लिए कि आपका वाई कितना क्लियर है, आपका जो रीजन है, पर्पस है लाइफ का, वो कितना क्लियर है. अगर आपको अपने लाइफ में सोचा है कि मेरे को फौज में ऑफिसर बनना है या मेरे को अपनी लाइफ में कोई दूसरी जगह अपने आप को देखना है, एक ऐसी पोजीशन पे जाओ जो आपका ड्रीम है, तो अगर शीशे में, अगर आईने में आपको अगर वो चीज नहीं दिख रही है तो दैट मीन्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं देखो कि आपका विजन क्लियर नहीं है, बट देखो अगर जुनून जब होता है ना तो हम अपने आप को हमेशा उस पोजीशन पे देखते हैं, उस पोजीशन पे इमेजिन करते हैं कि हम ऑलरेडी वो चीज बन चुके हैं. ठीक है. तो अगर आप चाहते हो कि फौज में ऑफिसर बनना है तो यू हैव टू इमेजिन योरसेल्फ दैट यू हैव ऑलरेडी बिकम एन ऑफिसर. ये देखो कि मैंने वर्दी पहन रखी है. आई कैन सी स्टार्स ऑन माई शोल्डर्स, आई कैन सी द कैप ऑन माई हेड, आई कैन सी द यूनिफॉर्म. ठीक है. तो जब तक ये चीज विजुअलाइज नहीं करोगे ना तो तब तक नहीं हो पाएगा. राइट. बिकॉज दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू मी जब मैंने एसएसबी दी थी अपनी एयरफोर्स की. तो इंटरव्यू में मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके सामने एक शीशा है तो आप वहां पे क्या देखते हो. ठीक है. तो ये चीज चेक करने के लिए होती है कि आपका जो वाई है, आपका जो पर्पस है, आपका जो गोल है वो कितना स्ट्रांग है आपके लिए और कितना मायने रखता है, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर यू. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 15. योर कार स्टॉप्स इन द मिडल ऑफ द रोड ड्यूरिंग नाइट, व्हाट विल यू डू? अब ये चीज चेक करने के लिए होता है कि आप क्या सिचुएशन में पैनिक होते हो, आप हाउ कामली, हाउ पेशेंसफुली यू हैंडल अ सिचुएशन. तो इससे साइकोलॉजी ऑफिसर होता है वो ये चेक करता है कि आप कितने पेशेंस हैं, सिचुएशन में डगमगाते तो नहीं है. ठीक है. अगर कार स्टॉप हो गई है मिडल ऑफ द रोड ड्यूरिंग नाइट तो क्या करोगे भाई? कॉल करोगे. ठीक है, कॉल करोगे सर्विस वाले को कि भाई आ जाओ, या तो फिर अपने घर में कॉल करोगे, कोई मैकेनिक को लेके आ जाएगा. सिंपल. राइट. ये नहीं कि पैनिक होके बस अपने आप सिचुएशंस क्रिएट नहीं करनी है कि वहां पे शेर आ जाएगा, भालू आ जाएगा. ठीक है. और पूरा जंगल में अकेली हूं या अकेला हूं, ये सिचुएशंस क्रिएट नहीं करनी है. मैंने ऐसा कुछ पूछा ही नहीं है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. You have the exam today and you see on the road a person bleeding profusely, what will you do? आपका आज एग्जाम है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एग्जाम देने आप घर से निकले, रास्ते में आपने देखा कि एक इंसान सड़क पे पड़ा हुआ है और उसके बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, तो आप क्या करोगे? अब ये मत बोलना कि मेरा तो एग्जाम है, मैं तो साइड से निकल लूंगा या निकल लूंगी. ये बिल्कुल गलत बात है. दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ देखो अब फौज में क्या होता है कि देयर आर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज कि आपके अंदर एक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, यू नीड टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. बट अगर आपको फौज में नहीं भी जाना है ना, फिर भी यू नीड टू हैव दैट मच ह्यूमैनिटी, दैट मच रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन. क्योंकि कल के दिन किसी और के साथ हो सकता है, कल के दिन किसी आपके फ्रेंड किसी और के साथ, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, बट कभी हो सकता है. सो इट इज योर प्रायर ड्यूटी टू हेल्प दैट इंडिविजुअल एट द मैक्स यू कैन. राइट. बट लेकिन अब ये देखो इसमें होगा क्या, जिस दिन आप लोगों का कोई इंपॉर्टेंट कोई चीज होती है या एग्जाम होगा, तो अगर 10 बजे एग्जाम है तो घर से कितने बजे निकलोगे? 9:30 निकलोगे क्या? नहीं. घर से आप कितने बजे निकल जाओगे? 8 और 8:30, इजंट इट?
तो आप तो ऑलरेडी घर से पहले निकले पड़े हो, आपके पास तो ऑलरेडी टाइम है, तो व्हाट यू गोना डू? You're gonna take that individual, you can call the ambulance, you can take the help of nearby people and can take him or her to the nearby hospital, right? So, और सबसे पहले आप पहले इनिशिएटिव क्या लोगे? जो जहां से खून निकल रहा है आप पहले उसको दबा दोगे ताकि खून ना निकले। उसके बाद यू कैन टेक हिम और हर टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। जैसे ही वहां पे आपने एडमिशन करा दिया, उसके बाद यू कैन टेक एनी व्हीकल, ऑटो और इधर कैब टू रीच टू द एग्जामिनेशन सेंटर। आप उसके बाद अपना एग्जाम आराम से दो, राइट? तो ये इसका रीजन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17th, you are going home and you got 1 crore rupees in the bag lying on the roadside. There is no one else other than you. What will you do? अब कई लोग बोलेंगे 1 करोड़ रुपए बस हो गया, लाइफ से अब कुछ नहीं चाहिए भाई, 1 करोड़ रुपए मिल गया, अब क्या करना है? आराम से ऐश काटेंगे। लेकिन it is your sole responsibility, if you have find a bag, go to the nearest पुलिस स्टेशन एंड रजिस्टर अ केस। ओके, रजिस्टर अ केस कि मेरे को ऐसा ऐसा बैग मिला है, राइट? अब कल के दिन मान लो अगर कुछ सीसीटीवी में फंस गए या कुछ हो गया, तो फिर तो मतलब बदनामी तो अलग होगी, ऊपर से जेल लग जाओगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है, राइट? सो जो भी करना है, पैसा अगर कमाना है, सो यू हैव टू अर्न इट, you have to earn it with your efforts, hard work, right? So this is it, guys, from my end, and I hope you like this video, and yeah, I mean, I'm going to come up with the next video, and जिन्होंने subscribe नहीं किया है, please do subscribe and share in your WhatsApp groups with your friends, और उनको भी हेल्प करो। और उन तक हेल्प कैसे कर सकते हो? व्हेन यू गोइंग टू शेयर दिस वीडियो, एंड डू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी। ओके, सो गाइज, स्टे ट्यून्ड and stay connected, stay safe. I love you all, and thank you so much for watching this video, and I'll be soon in the next video. Take care, bye bye.